तो हाँ जी मित्रों, क्या हाल चाल। तुम्हारा भाई आ चुका है एक और मानवा स्टोरी लेके। तो गाइस, आज की स्टोरी में होने वाला है, क्या होने वाला है? तो गाइस, आज की स्टोरी में होने वाला है, हमारा एक जो हीरो है वो एक रूम में जगता है, ठीक है। और वो देखता है कि सब कुछ बदल चुका है, उसकी लाइफ चेंज हो चुकी है। जो वो पहले था वो नहीं रहा, मतलब किसी और की आत्मा उसके शरीर में आ जाती है, ठीक है। उसकी वाइफ उसको ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती है और उसकी वाइफ अंदर भूत रहता है, ठीक है। वो जैसे उसको ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती है और वो जैसे ही कुछ उसकी बात का आंसर देता है, ठीक है, या फिर उस लड़की को लगता है कि ये अपना जो हीरो है वो उसे देख सकता है, वैसे वो उसको मार देती है। फिर वापस अगले दिन अपना हीरो उठता है। तो ऐसे ही वो 18 बार मर चुका था, ठीक है। और फिर 18वीं बार के बाद उसे पता चला कि मुझे इससे बात नहीं करनी, इसे नहीं बताना कि मैं इसे देख सकता हूँ। उसके बाद अपना हीरो समझ जाता है और वो फिर अगले 19वें दिन वहां से गायब हो जाता है। जैसे अपना हीरो घर के बाहर निकलता है, उसके बॉस का कॉल आ जाता है कि आप जल्दी से ऑफिस आइए, और हमारा हीरो भगते हुए ऑफिस पहुंचता है। लेकिन वहां देखता है कि ऑफिस तो हॉस्पिटल में कन्वर्ट हो चुका था भाई। अब क्या करें। वो अपने बॉस को कॉल लगाता है, पूछता है आप कहाँ हो। वो कहता है हम ऊपर है। तो हमारा हीरो ऊपर जाता है। ऊपर जाते ही आजू बाजू भूत आ जाते हैं और हमारा हीरो बिना कुछ बोले सिर्फ चलते जाता है, क्योंकि उसे पता था मैंने कुछ बोला, इनको पता लगा, मैं इनसे बात कर सकता हूँ, ये मुझे मार देंगे और मैं वापस अपने घर अपने बेड पे मिलूंगा। तो उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो सीधे सिर्फ चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, अपने बॉस के पास पहुंच गया। अब हीरो सोचता है कि ये इस गेट में ऐसा क्या है जो भूतनी में डरती है जाने से। लेकिन हमारा हीरो सिर पे कफन बांध के बाहर निकलने का फैसला लेता है। फिर वो बाहर निकलता है और वो लोग हैप्पी हो जाते हैं, ठीक है। उसका जो जिगरी यार था वो खुश हो जाता है, पागल हो जाता है कि हम लोग बच चुके हैं। उसके जो साथी थे वो भी खुश हो जाते हैं। फिर वो लोग निकलते हैं, सामने से गाड़ियां आ रही होती हैं। वो हीरो रोकता है, उसमें बैठता है, फटाफट से भागता है अपने घर की तरफ, क्योंकि उसे उसकी बीवी से बदला लेना था। क्योंकि उसकी बीवी ने उसको 18 बार मारा है, 18 बार। लेकिन अफसोस वो बदला नहीं ले पाता। और इसी के साथ हमारी स्टोरी भी आगे बढ़ती रहती है। तो गाइस, अब अपन मेन स्टोरी में घुसते हैं। तो यार वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और क्या बस यही चाहता हूँ मैं तुमसे, फटाफट से हमारे 2K सब्सक्राइबर करवा दो। एक रैंडम कमरे में एक लड़का अपने फोन के अलार्म की आवाज से जागता है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है वो चौंक जाता है। पूरा कमरा लाल रंग की लिखावट से भरा हुआ है। वो सोचता है ये सब किसने लिखा होगा जब वो सो रहा था। लेकिन अजीब बात यह है कि वो अक्षर धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। फिर वो सोचता है शायद ये सब उसका वहम था, क्योंकि वो अभी अभी जागा है। कितना रियलिस्टिक लग रहा था। लेकिन फिर वो बगल में देखता है और उसे एहसास होता है कि ये कमरा उसका नहीं है। उठते हुए वो सोचता है ये कैसी जगह है। जो इंस्टेंट नूडल्स उसने खाए थे और वो 2 टिश्यूज जो उसने फर्श पर फेंके थे वो अब वहां नहीं है। जाहिर सी बात है वो कंफ्यूज हो जाता है और घबराने लगता है। खो उसे किसी दूसरी जिंदगी की यादें मिलने लगती हैं, किसी ऐसे शख्स की जो बिल्कुल उसके जैसा है। और हाँ, दोनों ही अनाथ हैं, लेकिन उनकी जिंदगी के रास्ते अलग अलग हैं। हमारा हीरो अपनी पूरी जिंदगी पढ़ाई करता रहा और एक शानदार यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। लेकिन जिस लड़के के शरीर में वो अब है उसने स्कूल छोड़ दिया था और उसकी जॉब भी बहुत खराब थी। अपनी कांपती हुई हथेली को देखते हुए वो सोचता है क्या वो किसी दूसरी दुनिया में है, और वो खून से लिखे हुए शब्द जो छत पर थे उनका क्या कनेक्शन है। उसके शरीर के असली मालिक की यादों में इसके बारे में कुछ भी नहीं है। वो वहां खड़ा होकर सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है। तभी कोई उसे हस्बैंड कहकर बुलाता है और कहता है कि ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। जब वो मुड़ता है तो उसे एक औरत उसकी जांघों को देखते हुए वो सोचता है ये हस्बैंड वाला मामला क्या है। क्या उसकी पैरेलल वर्ल्ड में उसकी इतनी जल्दी शादी हो गई थी। वो औरत बेड पर बैठती है और उसे कहती है कि उठो, अब लेट हो रहा है। ये रास्कल तो सोचने लगता है कि ये ट्रांसमाइग्रेशन इतना बुरा भी नहीं है। वो गहरी सांस लेता है, सोचता है कि अगर ये ट्रांसमाइग्रेशन ना होता तो उसे इतनी खूबसूरत और दयालु औरत कभी ना मिलती। वो बार बार उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसे बेबी वाइफ या डार्लिंग कहकर बुलाए। फिर वो फैसला करता है कि उसकी यादों में खंगाल कर उसका नाम ढूंढ लेगा ताकि बात करना आसान हो जाए। वो सोचने लगता है, लेकिन अजीब बात है उसे कुछ नहीं मिलता। उसका दिमाग जैसे बट गया हो, ना कोई नाम, ना कोई अनुभव, ना कोई फेवरेट पोजीशन। उस औरत के बारे में उसकी यादों में कुछ भी नहीं है। वो हिचकिचाते हुए पीछे मुड़ता है और देखता है कि वो औरत अब भी खड़ी है। उसे एहसास होता है कि ये तथाकथित वाइफ कुछ अजीब है। एक मक्खी आकर उसकी आंख पर बैठती है। वो हिचकिचाते हुए पूछता है तुम कौन हो। वो
औरत एक सेकंड के लिए रुकती है, फिर कहती है, लगता है तुम अब देख सकते हो। और तभी वो अपना राक्षसी मुंह खोलती है। पसीने से तर और ठंडा पड़ता हुआ हमारा हीरो कहता है कि वो बस थोड़ा कंफ्यूज्ड है, वो इसे ठीक से सोचेगा। लेकिन अब वो औरत एक विशाल राक्षस में बदल चुकी है और कहती है, तुम देख सकते हो। वो एक सेकंड के लिए रोता है, लेकिन अगले ही पल वो निगल लिया जाता है। अचानक वो फिर से बेड पर जागता है, पसीने से तर, और सोचता है कि क्या हुआ था। वो ऊपर देखता है, यकीनन यह सब एक सपना था, लेकिन फिर वो देखता है कि खून से लिखे शब्द फिर से वहां हैं। वो उन्हें पढ़ नहीं पाता, वो चीजें गायब हो जाती हैं। वो सोचता है शायद इसमें कोई क्लू था। अपनी हथेली को घूरते हुए वो सोचता है कि उसे अंधे होने का नाटक करना होगा, लेकिन अपना हाथ सिर पर रखते हुए उसे याद आता है कि इस शरीर के असली मालिक की यादों में वो अंधा नहीं था, तो ये कोई सेंस नहीं बनता। वो एक ऐसा लड़का था जो हमेशा अकेले रहता था और कभी कुछ अनऑर्डिनरी नहीं देखा या सुना। इसका मतलब है कि उसे इस औरत को नहीं दिखाना चाहिए कि वो उसे देख सकता है। अभी के लिए उसे ऐसा करना होगा जैसे कि वो औरत मौजूद ही नहीं है। एक हाथ दरवाजे से आता है और उसे बुलाता है, कहता है कि वो अभी जागा है और ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। वो औरत मोहक ढंग से पास आती है, जबकि वो सोचता है कि उसे इग्नोर करना होगा और देखना होगा कि इस शरीर का असली मालिक कैसे जिया करता था। वो ड्रैगन बॉल्स और प्ले रखती है और पूछती है कि क्या वो जाग गया है। पसीने से तर और ठंडा वो जानता है कि वो हिल नहीं सकता, ना देख सकता, वरना वो मर जाएगा। लेकिन अचानक वो औरत अपनी गर्दन घुमाती है और उसके पास आती है। वो खुद से बार बार कहता है कि उसे कोई रिएक्शन नहीं दिखाना है, लेकिन वो औरत और करीब आती है और अचानक उसकी जीभ बाहर निकलती है। जैसे ही वो उसके चेहरे को छूती है, वो रिएक्शन दे देता है और फिर उसे पता चल जाता है कि वो देख सकता है। उसका चेहरा एक श्राप से खा लिया जाता है और अचानक वो फट पड़ता है। अगले ही सेकंड वो फिर से आंखें खोलता है और चौंक कर उठता है। अब वो उस औरत पर गुस्सा है। बेचारा लड़का पसीने से तर होकर जागता है और रुककर सोचने की कोशिश करता है, क्या वो बार बार जीवित हो रहा है या ये एक टाइम लूप है। ऐसा लगता है जैसे गेम में कोई सेव पॉइंट हो। वो अपना फोन उठाता है, जानता है कि वो औरत उसे रिएक्शन दिखाने के लिए मजबूर करना चाहती थी। वो टिकटॉक पर डांसिंग ई गर्ल्स के वीडियोस चालू करता है ताकि दिखाए कि वो डिस्ट्रैक्टेड है। तभी फिर से वो औरत उसके पीछे प्रकट होती है और कहती है कि ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। वो उसे हस्बैंड बुलाती है और पूछती है कि वो दूसरी औरतों को ऐसे क्यों देख रहा है उसके सामने। वो खुद से बात करने लगता है, कहता है कि उसे वो लाइव स्ट्रीम वाली लड़की बहुत पसंद है। इस बीच उसकी वाइफ पूछती है कि क्या उसे अब वो पसंद नहीं है। वो पास आती है और कहती है कि उसे पता है कि उसे कोई विजन प्रॉब्लम नहीं है, तो फोन इतना करीब क्यों है, क्या वो उसे देख रहा है। वो अपने फोन में बिजी होने का नाटक करता है, सोचता है कि क्या वो ऐसा भी नहीं कर सकता। लेकिन फिर वो थोड़ा शांत हो जाता है क्योंकि उसने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया। वो फिर से दूसरी लाइव स्ट्रीम्स देखने लगता है, लेकिन तभी उसे झटका लगता है। वो औरत उसके फोन पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती है। वो खड़ा होता है और डर के मारे फोन को बेड पर फेंक देता है। थोड़ा कांपते हुए वो देखता है कि वो औरत उसके पीछे है और अपना राक्षसी मुंह खोल रही है। अब वो घूंसा मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो औरत बच जाती है। फिर वो कुछ नहीं कर पाता। एक काटने से उसका हाथ दर्द में डूब जाता है और वो फिर से मर जाता है। वो औरत उसके टुकड़े खा रही है और वो सोचता है कि क्या ये वाकई उसके अवशेष हैं। इसके साथ ही उसका होश धीरे जाता है। एक बार फिर से वो औरत कहती है, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, और वो पास आती है। छठी बार जब वो जीवित होता है तब भी उसे डर लगता है जब वो औरत उसके चेहरे के करीब आती है। वो कई बार मर चुका है क्योंकि वो अच्छे से एक्ट नहीं कर पाया। 8वीं बार उसने उस कमरे से भागने की कोशिश की, लेकिन कोई रास्ता नहीं था और उसे पता चल गया कि वो औरत समझ गई थी कि उसे देखा जा सकता है। तो उसने निष्कर्ष निकाला कि उसे उस औरत को पसंद करने का नाटक करना होगा क्योंकि कोई और रास्ता नहीं था। जैसे ही वो ब्रेकफास्ट देने आई, उसने कहा कि वो अमेजिंग है। उसका प्लान था कि वो इसका जितना हो सके फायदा उठाए, लेकिन आखिर में वो भूखा रह गया और उसने सब कुछ खा लिया। और इस तरह वो 13 बार लगातार मर गया जबकि वो कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोग पागल होकर बहुत समझदार हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए मौत बार बार आती रही। ये 14, 15, 16 तक पहुंच गया। हर मौत के साथ उसे उस शरीर के असली मालिक की नई यादें मिलने लगी। उसे उस दुनिया के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा कि वो कितनी अलग थी उसकी दुनिया से। ये एक ऐसी जगह थी जो विचित्र कहानियों से भरी थी। 18वीं मौत पर वो सोचने लगा कि वो बार बार जीवित क्यों हो रहा है। वो खून से लिखे शब्द कौन लिखता है और वो जैसे ही देखता है क्यों गायब हो जाते हैं। एक बार फिर से वो आंखें खोलता है, सोचता है कि इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। उसे नहीं पता कि वो कौन है, लेकिन उसे पता है कि उसकी वाइफ उनमें से एक है। वो एक राक्षस है। वो खुद को बार बार दोहराता है कि उसे मरना चाहिए क्योंकि वो जीने का हकदार है। एक बार फिर से वो औरत दरवाजे से आती है, उसे हस्बैंड बुलाती है और कहती है कि ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। वो उठता है, मन में सोचता है कि हर बार वो ऐसा करती है लेकिन कभी फिजिकल कांटेक्ट नहीं करती। दरवाजे पर खड़ी वो पूछती है, क्या तुम दिन की शुरुआत कुछ गर्म नम मांस खाकर करना चाहते हो। वो बहुत करीब आता है लेकिन वो उसके आर पार चला जाता है। जैसा कि उसे उम्मीद थी, वो औरत कुछ तभी कर सकती है जब उसे यकीन हो कि वो देख सकता है। वो कुछ खाना बनाने की तैयारी करता है जबकि वो औरत उसके बगल में बेताबी से कहती है कि उसने ब्रेकफास्ट पहले से तैयार कर लिया है और वो तैयार है। बेचारा लड़का आह भरता है, सोचता है कि जितनी खूबसूरत उतना ही बड़ा झूठ। वो कह रही है कि तैयार है, लेकिन साफ है कि कुछ तैयार नहीं है। वो एक स्नैक बनाता है, जानता है कि उस कमरे से बाहर निकलने पर ही उसे अपनी वाइफ के बारे में कुछ पता चलेगा। जैसे ही वो स्नैक खाने जाता है, वो औरत फर्श में बदल जाती है और पूछती है कि क्या तुम कुछ देख रहे हो। वो दरवाजे की ओर जाता है उसे खोलने के लिए, जानता है कि उसे बाहर निकलना होगा और वो औरत डोरनॉब पर दिखाई देती है, पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो। वो अपने घर पर उस औरत के साथ क्यों नहीं रुका।
क्योंकि उसने दरवाजा खोला और कमरे से बाहर निकल गया, अपने आप से कहता हुआ कि कोई उसे 18 बार मारकर बच नहीं सकता। अब वो बदला चाहता है। जैसे ही उसे उस औरत को खत्म करने का कोई रास्ता मिलेगा, वो यहाँ वापस आएगा। लेकिन जैसे ही उसने अपार्टमेंट का दरवाजा खोला, उसे एक जोरदार झटका लगा। आसमान की तरफ देखते हुए वो देखता है कि पूरी दुनिया लाल है और विकृत प्राणियों से भरी हुई है। उसके सामने सिर्फ लोगों की सिलुएट्स दिखाई देती हैं। वो इससे डर जाता है और एक साइकोपैथ की तरह हंसने लगता है। कहता है, ये दुनिया वाकई इंटरेस्टिंग है, मुझे ये पसंद है। वो उससे कहता है कि उसे उसका ये रूप बहुत पसंद है, क्योंकि इस तरह जब वो उसे मारेगा तो उसे कोई गिल्ट नहीं होगा। वो इस जगह के सारे अजीब प्राणियों को बिना किसी पछतावे के खत्म कर देगा। लेकिन इस बार वो फिर से टुकड़ों में बंट जाता है। एक बार फिर वो बेड पर जागता है। उसकी बेलून वाइफ पूछती है, हस्बैंड तुम ठीक तो हो? सूरज पहले ही उग चुका है। बेचारा लड़का सोचता है कि एक ही दिन में 20 बार ब्रेकफास्ट करना वाकई थकाऊ है। कुछ देर बाद वो एक पार्क की बेंच पर बैठा है। वही छोटी लड़की फिर से आती है और पूछती है, मेरी मम्मी कहाँ है? क्या तुम मुझे घर ले जा सकते हो? वो इस पागलपन और इस जगह की सारी अजीब चीजों के बारे में सोच रहा है। एक टाइप है जो पूरी तरह से अजीब और तर्कहीन है। वो आक्रामक हैं, लेकिन हवा की तरह कुछ भी प्रभावित नहीं कर सकते। दूसरा टाइप वो प्राणी है जो इंसानों जैसे दिखते हैं। वो कुछ नहीं करते, बस आपके करीब आने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें कोई रिएक्शन मिलता है, वो अपनी चाल चल देते हैं, बिल्कुल उसकी वाइफ की तरह। उसे पता है कि इस दुनिया में कोई नॉर्मल इंसान उनके मौजूद होने को नहीं देख सकता, फिर भी वो उनसे चिपके रहते हैं। वो सोचता है शायद ये प्राणी इंसानों की जिंदगी में घुल न मिलना चाहते हैं। कुछ देर बाद वो अपने फोन को पकड़े हुए हैं और उसे 3 सेंट्स का पेमेंट मिलता है। इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए उसे कम से कम कुछ पैसे तो चाहिए होंगे। वर्क ग्रुप में एक लड़का जिसका नाम है वुडई, वो उसे बुला रहा है। हमारे हीरो का नाम है यीजू फांगू। वो एक कंपनी के लिए अपार्टमेंट्स बेचने का काम करता है और उसे पता है कि हाल ही में बेचे गए एक अपार्टमेंट की कमीशन उसे नहीं मिली। तो वो एक मैसेज भेजता है कि वो इसे सेटल करने जा रहा है और अपनी बाइक पर तेजी से निकल पड़ता है। जब वो वहां पहुंचता है, अजीब बात यह है कि कंपनी की बिल्डिंग की जगह एक हॉस्पिटल है। वो जगह ज्यादा एक परित्यक्त इमारत जैसी लगती है। वो दरवाजे पर पसीने से तरो ठंडा खड़ा होकर सोचता है, क्या यही वो सेल्स वाली जगह है? वो दरवाजे तक पहुंचता है और उसका फोन बजता है। वो कहता है कि वो ऊपर आ रहा है और पूछता है, क्या सब ऑफिस में है? लोग कहते हैं हाँ, मालिक के बेटे ने उसे कई बार कॉल किया था, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। हमारा हीरो कहता है, ठीक है फिर मैं ऊपर आता हूँ। वो लड़का समझ जाता है कि जगह निश्चित रूप से रियलिटी से प्रभावित है, लेकिन कॉल पर लोग ठीक ठाक लग रहे थे। उसे ये अजीब लेकिन इंटरेस्टिंग भी लग रहा है। कॉरिडोर में चलते हुए वो अचानक किसी चीज से टकराता है। उसे लगता है कि उसने कुछ नरम चीज को छुआ है। वो सोचता है कि ये क्या था। वो शांति से अपने हाथ से टटोलता है, जानना चाहता है कि क्या ये वो लिमिट है जहां तक वो जा सकता है। लेकिन जब वो छूता है तो उसे 2 मैजिकल गोले मिलते हैं जो एक सुखद भविष्य की भविष्यवाणी करते हैं। ये रास्कल शर्मा जाता है और अचानक उसे कुछ महसूस होता है। एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ता है। एक लड़की प्रकट होती है, चिल्लाती है कि वो उसकी शिकायत करेगी और गार्ड की तरफ दौड़ती है। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। जब वो ऊपर देखता है तो वहां लिखा है बी एकेडमी, लेकिन जैसे ही वो पलक झपकाता है, वो जगह फिर से परित्यक्त हॉस्पिटल में बदल जाती है। वो हॉस्पिटल की दीवार की ओर हाथ बढ़ाता है, लेकिन अजीब बात यह है कि उसका हाथ आर पार चला जाता है। उसे एहसास होता है कि वो इसकी फिजिकल फॉर्म से इंटरैक्ट नहीं कर सकता। वो सोचता है शायद ये प्राणियों की तरह जिन्हें कुछ खास कंडीशंस की जरूरत है। एक बार फिर वो अपनी दीवार से आर पार करता है और उसे थोड़ा चक्कर आता है। वो एक परित्यक्त कॉरिडोर में पहुंच जाता है। कुछ देर बाद उसने कई कमरों में झांक लिया, लेकिन वो सब खाली हैं। लेकिन एक दरवाजे से खून की तेज गंध आती है। हिचकिचाते हुए वो फिर से उसमें से गुजरने की कोशिश करता है। वो एक ऐसे कमरे में पहुंचता है जहां फर्श पर एक लड़की रो रही होती है। वो उसे देखता रहता है और वो उठने लगती है। वो उसे बिग ब्रदर कहकर बुलाती है, लेकिन अब वो मजबूत हो चुका है और उसे इग्नोर करके दीवार से आर पार निकल जाता है। दूसरी तरफ निकलते ही उसे एक और प्राणी का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो चलता रहता है। यहाँ तक कि राक्षस भी कंफ्यूज दिखता है। उसे एहसास होता है कि वहां दर्जनों अजीब चीजें हैं। हर जगह जहां वो जाता है वहां ढेर सारी विचित्र चीजें हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि कुछ कमरे ऐसे खुले हैं कि वो भाग सकते हैं। अब वो अच्छा हो गया और कोई रिएक्शन नहीं देता। ये सब उस प्यारी वाइफ की वजह से जिसने उसे 18 बार मारा। अचानक उसे फर्श पर कुछ कागज मिलते हैं जिनमें लिखा है एक्सपेरिमेंट नंबर 128, जिसने एक ट्रांसफॉर्मेशन किया था। वो झुककर उन्हें उठाने की कोशिश करता है, सोचता है कि क्या वाकई सारे ट्रांसफॉर्म्ड इंसान हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो पेज पलट भी नहीं सकता क्योंकि वो इस दुनिया का नहीं है। अचानक कुछ उसके आर पार गुजरता है। वो खड़ा होता है और देखता है कि ये एक राक्षस के बाल थे जो छत पर थी। वो उसके चेहरे के पास उतरती है और पूछती है, तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम जिंदगी के रहस्यों को मेरे साथ एक्सप्लोर करना चाहते हो? वो उसे इग्नोर करता है, सोचता है कि शायद सबसे अच्छी जगह डायरेक्टर का ऑफिस होगी। ये मेंटल हॉस्पिटल की बिल्डिंग वही है जो इस शरीर के मालिक की यादों में थी, जो एक सेल्स कंपनी होनी चाहिए थी, और डायरेक्टर का ऑफिस वही है जहां पुराना स्टाफ रूम हुआ करता था। वो डिसाइड करता है कि ऊपर जाकर देखेगा कि वहां कुछ है या नहीं। कॉरिडोर में चलते हुए उसे कोई ब्रदर सू बुलाता है और पूछता है कि वो वहां क्या कर रहा है। अचानक एक मोटा लड़का प्रकट होता है, चिल्लाता है कि वो काम पर आने की हिम्मत कैसे कर सकता है जबकि उसे पहले ही फायर कर दिया गया है। लेकिन फांकू कॉरिडोर में चलता है और दोनों को धक्का देकर अलग करता है। सोचता है कि इस फ्लोर पर कुछ नहीं है। चश्मे वाला लड़का कंफ्यूज दिखता है और बॉस उसे गालियां दे रहा है, पूछ रहा है कि वो दूसरी मंजिल पर क्यों जा रहा है, और चश्मे वाले को कहता है कि उसे रोक ले। लेकिन हमारा हीरो पहले ही वहां जा रहा है और आखिरकार डायरेक्टर के ऑफिस को ढूंढ लेता है। कोई चिल्लाता है कि उसे रोकना होगा, लेकिन उसका हाथ पहले ही डोर नॉब पर है। उसके पीछे के दोस्त घबरा रहे हैं, कह रहे हैं कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन सिर्फ पैर देखकर ही पता चल जाता है कि क्या आने वाला है। कमर की लाइन देखो, छोटा सा मुंह देखो, दरअसल उसका कोलीग पहले से ही कुचल जा चुका है। लोग पूछते हैं कि ये प्रोटैगनिस्ट कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। अचानक वो उसका हाथ पकड़ लेता है। वो औरत कहती है कि उसे छोड़ दे और पूछती है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन वो उसे धक्का देकर अलग कर देता है। कहता है कि वो बहुत शोर मचा रही है। वो गिर जाती है और वो लड़का उसे मदद करने जाता है बिना कुछ करे।
वो डेस्क पर एक कागज ढूंढता है और जैसा उसने सोचा था, इस मेंटल हॉस्पिटल में कोई बड़ा सीक्रेट है। मैसेज में लिखा है कि अगर उसे फेट का गिफ्ट चाहिए और इस दुनिया की सीक्रेट्स को अनकवर करना है तो उसे रूम 520 में जाना होगा। वो सोचता है कि क्या ये लेटर उसके लिए था और बाहर निकलता ये जानना चाहता है कि उन्हें कैसे पता था कि वो आ रहे हैं। ये बिल्डिंग सी में रूम 520 में है। अचानक लैंप फट जाता है। चश्मे वाला दोस्त अभी भी उसका पीछा कर रहा है, जबकि बाकी 3 लोग जो पीछे रह गए हैं वो कह रहे हैं कि उन्हें डर लग रहा है। वो अपने फोन को ऑन करता है, कहता है कि कुछ ठीक नहीं है। उसके बगल वाला दोस्त कहता है कि वो आज अजीब कहानी बिहेव कर शुरू रहा है। होती है एक अंधेरे और रहस्यमय माहौल में। हमारा हीरो फांग यूशु अपने फोन का इस्तेमाल करके दूसरी मंजिल को रोशन करता है। अचानक उसे एहसास होता है कि वो अब मेंटल हॉस्पिटल में नहीं है, बल्कि दी ओल्ड कंपनी में है। एक लड़का जो मस्ती में डूबा हुआ है, मोटे वाले लड़के से उसका फोन मांगता है। मोटा लड़का बोलता है, भाई इस फोन में भी सिग्नल नहीं है। मस्ती वाला लड़का हंसते हुए कहता है, टेंशन मत ले, मेरे स्टेटस के साथ मैं जितना सोचता हूँ उससे कहीं ज्यादा एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन वो गंभीर होकर कहता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये सारी चीजें इशारा कर रही है कि हम लोग एक अजीब दुनिया में घुस चुके हैं। ये जगह जो कभी एक नॉर्मल रियलिटी थी, अब अजीबोगरीब अनोमलीज से ग्रस्त लग रही है। जो लोग यहाँ काम कर रहे थे वो अभी भी सर्विस डिलीवर ना कर पाने की चिंता में डूबे हैं। बिल्डिंग का एक गार्ड पूछता है, सब ठीक है ना, और फिर कहता है, मैं जरा चेक करके आता हूं कि क्या हुआ। इसी बीच एक लड़की झुककर अपना फोन उठाती है और उसकी फ्लैशलाइट ऑन करती है, लेकिन वो चिल्लाती है, ये तो बहुत कमजोर है। हमारा हीरो फांग यूशु भी वहां मौजूद है। वो अपनी फ्लैशलाइट ऑन करता है और चश्मे वाले लड़के से पूछता है, तेरी लाइट भी इतनी कमजोर क्यों है भाई? लोग उस गोरे लड़के से सवाल कर रहे हैं जो कह रहा था कि वो एक अजीब दुनिया में घुस चुके हैं। तभी अचानक गोरा लड़का आपा खो देता है और चिल्लाता है, सब चुप करो, शांत रहो, यही एकमात्र तरीका है जिससे हम बच सकते हैं। लोग चुप हो जाते हैं क्योंकि वो अचानक इतना स्ट्रेस्ड हो गया है। वो समझाता है, सीधी सी बात है, हम एक ऐसी दुनिया में आ चुके हैं जो भूतों से भरी है। बेसिकली ये एक अल्टरनेट डायमेंशन है जहां वो लोग रहते हैं। सब एक पल के लिए खामोश हो जाते हैं और पूछते हैं, वो गार्ड जो लाइट चेक करने गया था वो कहाँ है? 3 मिनट हो गए वो वापस नहीं आया। तांग फिर से चेतावनी देता है, इस दुनिया में भूतों के नियम तोड़ने की गलती मत करना वरना मर जाओगे। मोटा लड़का कांपते हुए पूछता है, अब हम क्या करेंगे? तांग जवाब देता है, हमें जल्दी से यहां से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा, वरना इस जगह पर मौजूद हर इंसान मर जाएगा। हमारा हीरो फांग यूशु ठंडे पसीने में डूबा है। उसे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। उसकी फेमिलियर सेंसेशन उसे बताती है कि एक भूत करीब आ रहा है। वो सबको चेतावनी देता है, एक भूत अभी यहां आने वाला है। लोग उससे कहते हैं, मजाक मत कर, यहाँ कोई भूत नहीं है। लेकिन तभी एक लड़की के बाल किसी ने पकड़ लिए। लोग चीखने लगते हैं। तांग चिल्लाता है, शोली जा चुकी है। चश्मे वाली लड़की डर के मारे कहती है, वो तो मेरे पास ही थी, वो बस चली गई होगी। वो अपनी दोस्त को आवाज देती है, शोली कुछ तो बोल, लेकिन अंधेरे की वजह से कोई कुछ साफ देख नहीं पा रहा। तांग फांग यूशु से पूछता है, क्या तूने उस भूत का चेहरा देखा? फांग जवाब देता है, दुर्भाग्य से मैं उसे देख नहीं पाया क्योंकि वो लड़की अचानक गायब हो गई। अब सब तांग पर शक करने लगते हैं। वो कहते हैं, ये तो बिल्कुल डरा नहीं है, कहीं ये कोई स्पिरिचुअल मास्टर तो नहीं? फांग कंफ्यूज होकर पूछते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर क्या होता है? चश्मे वाला लड़का हैरान है कि फांग को इसका मतलब नहीं पता, फिर भी वो इतना शांत है। वो समझाता है, स्पिरिचुअल मास्टर वो होता है जो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल कर सकता है। ऐसी सिचुएशन में वो लोग ही जरूरी होते हैं। फांग पूछता है, क्या स्पिरिचुअल मास्टर वो है जो इस अजीब दुनिया में सीखता है? अगर हाँ तो मैं भी सीखना चाहता हूँ। तांग देखता है कि फांग बहुत शांत और कॉन्फिडेंट है, शायद वही इस जगह से निकलने की चाबी है। फिर वो समझाता है, इस दुनिया से निकलने के लिए भूतों की ताकत इकट्ठा करनी होगी। इसके लिए 2 कंडीशन पूरी करनी होंगी। पहला, तुम्हें जिंदगी और मौत के बीच के डर से गुजरना होगा, जैसे कोई इमोशनल ट्रॉमा। दूसरा, भूत के संपर्क में आना होगा ताकि उनकी ताकत तुम्हारी आत्मा में समा जाए। लेकिन सावधान रहना, क्योंकि भूतों की ताकत एक खूनी कपड़े की तरह है। ये तुम्हें ढक तो लेती है, लेकिन तुम्हारी आत्मा को भी दागदार कर देती है। ये सुनकर फांग यूशु सोच में पड़ जाता है। उसे पता है कि कई बार मौत को चकमा देने के बाद वो भूतों से संपर्क करने से बचता है ताकि उनकी बीवी की तरह ना मरे। सड़क पर घूमने वाले सारे प्राणी सिर्फ भ्रम हैं जब तक वो उनसे इंटरैक्ट नहीं करता, लेकिन जब वो रियलिटी में क्रॉस करता है तो बिना दिखे मार सकता है। फांग सोचता है, अगर वो उनसे संपर्क कर ले तो शायद उन्हें खत्म कर सकता है। अपनी बीवी को याद करते हुए कहता है, मैं पागल हूं, मैं स्पिरिचुअल मास्टर बनूंगा और उसे खत्म कर दूंगा। तभी उस जगह से एक और शख्स गायब हो जाता है। तांग पागल हो जाता है और चिल्लाता है, सब चुप करो वरना और भूत आ जाएंगे। फीफी पास आती है और डरते हुए पूछती है, अब हम क्या करेंगे? मुझे गायब होने का डर है। फांग कहता है, ये टाइमिंग देखो, मर्दों के लिए 3 मिनट और औरतों के लिए 2 मिनट। गार्ड 3 मिनट बाद गायब हुआ, लड़की 2 मिनट बाद और दूसरा लड़का फिर 3 मिनट बाद। इस हिसाब से अब 3 मिनट बाकी हैं और फिर कोई और गायब होगा।
वो वहां से निकलने लगता है। लोग पूछते हैं कहाँ जा रहा है, खुद को मरवाना चाहता है क्या? फांग कहता है तुम लोग भी कोई सलूशन ढूंढो वरना इस कमरे में सब मर जाएंगे। तांग उसकी तरफ इशारा करके कहता है कोई इस कमरे से बाहर नहीं जाएगा, लेकिन फांग उसकी बात अनसुनी कर देता है और कहता है 8 लोग हैं, 20 मिनट में कोई नहीं बचेगा। फांग यूशु पीछे मुड़कर चेतावनी देता है जो मुझे रोकने की कोशिश करेगा वो भूतों से पहले मरेगा। कॉरिडोर में चलते हुए चश्मे वाला दोस्त पूछता है सीढ़ियां क्यों नहीं मिल रहीं? फांग नोटिस करता है कि लाइट्स वही हैं जो हॉस्पिटल में थीं। अचानक उसे एहसास होता है कि वो अब वापस हॉस्पिटल में है। दोस्त पूछता है क्या हम हेलुसिनेट कर रहे हैं? हम तो कंपनी में थे, अब इस हॉरर हॉस्पिटल में कैसे? फांग यूशु को यकीन हो जाता है कि इस रियलिटी में कंपनी और हॉस्पिटल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। हॉस्पिटल ने कंपनी को निगल लिया है। तभी उन्हें एक लाल रंग का गड्ढा दिखता है। पूरा कॉरिडोर गंदा है और वहां कंपनी की यूनिफॉर्म्स पड़ी हैं। फांग निष्कर्ष निकालता है भूत औरतों को 2 मिनट और मर्दों को 3 मिनट में ले जाते हैं क्योंकि इतना टाइम लगता है उन्हें खाने में। वो कहता है हमारे पास अभी थोड़ा टाइम है। चश्मे वाला लड़का कहता है लगता है वो अभी भी गीलिंग को खा रहे हैं। फांग को अजीब लगता है क्योंकि हॉस्पिटल में सब फंसे हुए थे और जब वो पहली बार यहां से गुजरा था तब कॉरिडोर में इतना खून नहीं था। कपड़ों पर कट से पता चलता है कि कोई तेज धार वाला हथियार इस्तेमाल हुआ है। उसे सिर्फ एक ऐसा हथियार याद आता है। तभी छत से कुछ निकलता हुआ दिखता है। उसे याद आता है कि सिर्फ एक भूत घोस्ट डॉक्टर आजाद घूम रहा था जिसे उसने उस वक्त ठीक अपने ऊपर देखा था। उधर से कुछ आवाजें आती हैं। जब वो देखते हैं तो वो लोग जो कमरे में थे अब यहां आकर पूछ रहे हैं कि अब क्या करेंगे। माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है। मोटा लड़का पूछता है तुम लोगों ने यहां नीचे आकर कुछ ढूंढा? तभी लोग चीख पड़ते हैं। एक लड़की चिल्लाती है यहाँ ढेर सारा खून है। सब पहचानते हैं कि ये उनके साथियों के कपड़ों का खून है। तांग पूछता है क्या सबको खा लिया गया? डरी हुई फीफी गिड़गिड़ाती है प्लीज यहाँ से निकल चलो। तांग कहता है हमें सचमुच जितनी जल्दी हो सके भागना होगा। वो फांग यूशु से रास्ता दिखाने को कहते हैं लेकिन वो चुप रहता है। थोड़ी देर की खामोशी के बाद वो ऐलान करता है वक्त आ गया है। फीफी पूछती है कैसा वक्त? तभी पीछे से हल्की हल्की आवाजें आती हैं। धीरे धीरे वो मुड़ते हैं और छत से घोस्ट डॉक्टर नीचे उतर रहा है। जैसे ही फीफी डरती है वो प्राणी उनके करीब आ जाता है। सब बेतहाशा भागने लगते हैं चिल्लाते हुए कि राक्षस दूर हट, लेकिन तांग को कुछ रोक लेता है। फीफी जो गिर गई है गिड़गिड़ा रही है कि उसे बचाया जाए, लेकिन राक्षस को करीब आता देखकर तांग उसे थप्पड़ मारता है और कहता है मुझे छोड़। सब भागते हुए चले जाते हैं। फांग को वो पल याद आता है जब उसने घोस्ट डॉक्टर को देखा था। जमीन पर फीफी गिड़गिड़ा रही है कि उसे छोड़ा ना जाए, लेकिन प्राणी ने उसके बाल पकड़ लिए हैं। आंसुओं से भरी आंखों के साथ फीफी गिड़गिड़ाती है, लेकिन लाइट्स बुझ जाती हैं और उस जगह पर खून की बारिश होने लगती है। पूरी तरह से शॉक में था जब उसने देखा कि फी मर चुकी थी और वो मॉन्स्टर रुका नहीं बल्कि उसने फी को बार बार वार किया। फांगू ने नोटिस किया कि उसकी स्कैल्पल टेक्निक इतनी एडवांस थी कि शायद उसने बहुत प्रैक्टिस की होगी। वो और उसका दोस्त वहां खड़े थे, लेकिन उस क्रीचर को उनकी तरफ ध्यान देने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। एक साथ 2 सर्जरी करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। फिर मॉन्स्टर ने स्कैल्पल को रख दिया और फी को खाने के लिए अपना मुंह खोला। फांगू को समझ आया कि इंसानों को खाने की ये इंस्टिंक्ट सिर्फ इसलिए थी क्योंकि वो एक भूत में बदल चुकी थी। वो धीरे धीरे मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगा। उसका दोस्त घबराते हुए बोला ये क्या कर रहा है तू? बिना डरे फांगू ने मॉन्स्टर के मुंह पर एक जोरदार पंच मार दिया, लेकिन उसे शॉक लगा। उसकी स्किन स्टील कितनी सख्त थी। उसे याद आया कि अब तक जितने भी क्रीचर्स उसने देखे वो इंसानों से कहीं ज्यादा पावरफुल थे। इस सिचुएशन को बदलने का सिर्फ एक तरीका था, एक स्पिरिचुअल मास्टर बनना। उसका दोस्त चिल्लाया भागना होगा हमें, लेकिन फांगू ने कहा इट्स ओके, क्योंकि ये क्रीचर एक बार में सिर्फ एक इंसान को मारता है। मतलब जब वो खा रहा होता है वो सबसे सेफ मोमेंट होता है। दोस्त ने कहा लेकिन वो जल्दी ही फिनिश कर लेगा। फांगू ने जवाब दिया फी के पास एक एक्स्ट्रा राउंड पीस ऑफ फ्लैश था, इससे उसे थोड़ा टाइम लगेगा। ये सुनकर दोस्त को उल्टी आ गई। फांगू को याद आया कि उसे इन क्रीचर्स से कर्स्ड एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है और ऐसी डायमेंशन जहां भूत होते हैं वहां सबसे कॉन्सेंट्रेटेड पावर मिलती है। फिजिकल टच इसका सबसे बेस्ट तरीका था। उसने घोस्ट की जांघों को देखा और उन्हें पैट किया, ये देखने के लिए कि कहीं वो इन्फेक्टेड तो नहीं हो रहा। मॉन्स्टर की टांगें उल्टी थीं और फांगू उन्हें पैट कर रहा था। दोस्त ने चिल्लाकर कहा भाई वेक अप, ये टाइम नहीं है ऐसी हरकतों का। लेकिन फांगू ने बस इतना कहा अगर डर लग रहा है तो तू भाग जा। दोस्त ने कहा ओके, अगर ऐसा है तो फुल ऑन जाएंगे। वो फांगू के पास आया और घोस्ट की टांगों को टच करने लगा, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि वो टांगें बहुत ठंडी थीं। पैट करते हुए दोस्त ने कहा कुछ चेंज नहीं हुआ। फांगू बोला हम कंटिन्यू करेंगे। दोस्त ने कहा मैंने कभी नहीं सोचा था कि फर्स्ट कॉन्टैक्ट किसी घोस्ट के साथ होगा, लेकिन ये टांगें सीरियसली बहुत लंबी हैं। फांगू सोचने लगा कि इस लड़के में कोई हिडन पोटेंशियल है, क्योंकि पहले तो वो डर से मर रहा था, लेकिन अब वो रूल कर रहा था। उसने अनाउंस किया कि 1 मिनट हो गया है, हम इसे और 30 सेकंड्स तक डिस्टर्ब करेंगे, फिर इमीडिएटली भागेंगे। जैसे ही फोन पर क्लॉक ने 1 मिनट 30 सेकंड हिट किया, वो खड़ा हुआ और बोला टाइम टू फ्ली। दोस्त ने पूछा क्या हम सचमुच एस्केप कर पाएंगे? और तू जा कहाँ रहा है? फांगू को यकीन था कि क्योंकि उसने हॉस्पिटल को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया था, वो टेरेन का एडवांटेज लेकर डॉक्टर से डिस्टेंस क्रिएट करने वाले थे, लेकिन तभी वो उनके सामने अपीयर हो गया। फांगू ने सोचा
क्या मैंने मिसकैस्टेट कर लिया? इतनी जल्दी उसने खाना कैसे फिनिश कर लिया? फी के पास जितना फ्लैश था वो इनफ था। फिर उसने फ्लोर पर 2 सिलिकॉन इम्प्लांट्स देखे। सब कुछ फेक था और अब घोस्ट उसके पीछे था। उसने फांगू की नेक पर एक कट मारा और उसी के साथ लड़के की स्क्रीन डार्क हो गई। उसका सिर हवा में लुढ़क गया। फिर उसने आंखें खोली, लेकिन अब वो वापस उसी मोमेंट में था जब दोस्त ने कहा था कि टांबे बहुत ठंडी है। फांगू ने कंक्लूड किया कि टाइम लूप्स इवेंट से डिफाइंड है, या शायद ये एक गेम की तरह है जहां लेवल पास करना होता है और कुछ पार्ट सेव हो जाता है। दोस्त मजे ले रहा था, लेकिन फांगू को पता था कि पिछली बार वो सिलिकॉन की वजह से मरा था। इस बार वही गलती नहीं करनी थी। उसने दोस्त को जल्दी से पकड़ा और बोला, निकल यहां से। लेकिन वो ड्रूलिंग रास्कल बोला, फर्स्ट टाइम है, थोड़ा और रुक सकते हैं। फांगू ने वॉर्न किया, यहां सब कुछ सिलिकॉन है, अगर अब नहीं भागे तो हम दोनों मर जाएंगे। दोस्त शॉक में था। अब उसे समझ आया कि वो इतना बड़ा क्यों था। दोनों सीढ़ियों से भागने लगे और एक डेस्परेट क्राउड से मिले जो नीचे की ओर जा रही थी। भीड़ उनसे तेज भाग रही थी, लेकिन फांगू ने हैंडल पकड़ा और खुद को सबके सामने थ्रो कर दिया। मोटा लड़का बोला, मुझे लगा ये घोस्ट है, ऐसा स्केयर मत कर। चश्मे वाला लड़का जानना चाहता था कि सब इतने धीमे क्यों भाग रहे थे। एक लड़के ने कहा, हम स्लो नहीं हैं, हम 20 फ्लोर उतर चुके हैं। लेकिन शाओ ने कहा, इम्पॉसिबल, क्योंकि मैं और फांगू सिर्फ 3 फ्लोर उतरे और तुम्हें कैच कर लिया। लोगों ने उसे चुप करने और झूठ न बोलने को कहा, लेकिन फांगू समझ गया कि घोस्ट फॉल्स पाथ्स क्रिएट कर रहा है। वो मॉन्स्टर्स ऐसी इल्यूजन्स बना सकते हैं जिसमें तुम फंस जाते हो। फांगू थॉटफुल हो गया और डिस्कशन को ऑब्जर्व करने लगा। फिर वो पास आया और सबको बोला, अपने पास का कोई भी एक्स्ट्रा आइटम फ्लोर पर फेंको ताकि रास्ता मार्क कर सको। लोग चिल्लाने लगे और अपनी बैग्स और पॉकेट से सब कुछ फेंकने लगे। फिर उसने कहा, जल्दी सीढ़ियों से नीचे भागो। सब दौड़ने लगे और थोड़ी देर बाद उन्हें वही चीजें फिर से मिली। लोगों ने अपने फेंके हुए पैसे और बॉटल्स रिकॉग्नाइज की, लेकिन फांगू की नजर एक छोटी सी शर्ट पर थी। अचानक टैंग ने चिल्लाकर कहा, सिर्फ एक स्पिरिचुअलिस्ट ही एग्जिट देख सकता है। उसने सबको अपनी पावर एक्टिवेट करने और कुछ देखने की कोशिश करने को कहा। उसने अपने हाथ जोड़े और कहा कि उसे नहीं पता कि प्रीवियस एक्सपीरियंस उनकी पावर्स अनलीश करने के लिए इनफ था या नहीं, लेकिन उसे होप थी कि वो एस्केप कर पाएंगे। लोग कंफ्यूज थे, समझ नहीं पा रहे थे कि ये कैसे करेंगे। वो वैसे ही ट्राई करने लगे जैसे टैंग ने किया। फांगू ने सीढ़ियों को ऑब्जर्व किया और उसे याद आया कि इन कॉरिडोर्स के एग्जिट्स दाहिनी तरफ थे, तो यहाँ भी कुछ सिमिलर होगा। टैंग ने पूछा, तू फिर क्या करने जा रहा है? फांगू ने कहा, मुझे प्रेइंग की परवाह नहीं, मैं क्लूज ढूंढने में इंटरेस्टेड हूं ताकि यहां से एस्केप कर सकूं। शाओ इंप्रेस हो गया कि फांगू इतना काम था। टैंग को लगा कि फांगू ने घोस्ट के सामने एक सेकंड भी हेजिटेट नहीं किया। स्ट्रेंज बात यह थी कि अब वो सीढ़ियों से भागे और फिर से उन दोनों से मिले, और तो और दोनों ने कॉरिडोर में घोस्ट के साथ कम से कम 1 मिनट बिताया था। तो हुआ क्या? साइको ने कंक्लूड किया कि उन्हें घोस्ट का एडवांटेज लेना चाहिए। ये लॉजिकली बहुत सेंस बनाता था, लेकिन ऑब्वियसली उसे लगता था कि ये पॉसिबल नहीं है। थैंक गॉड फांगू एक दीवार को टच कर रहा था। शाओ ने पूछा, क्या कर रहा है? फांगू 10, 12, 15 गिन रहा था और बोला, स्टॉप, मुझे मिल गया। दोस्त इंप्रेस हो गया कि वहां एक्चुअली एक डोर था। टैंक भी दौड़ता हुआ और पूछा, क्या तुमने सचमुच ढूंढ लिया? लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि उसे खोलना कैसे था। फांगू ने इमेजिन किया कि लॉक कहां होना चाहिए और हवा में हाथ घुमाया। इससे डोर खुल गया जिसमें से एक एनर्जी निकली। फांगू पहला एंटर करने वाला था, लेकिन टैंग उससे टकराया और बाहर भागते हुए बोला, फाइनली सेव्ड। सब लोग डेस्परेटली उससे आगे निकलने लगे। शाओ ने पूछा, तू सबको क्यों आगे जाने दे रहा है? इतना काम कैसी है? फांगू को अच्छे से पता था कि उस क्रीचर का सामना करने में फास्ट होने का कोई फायदा नहीं था। तभी एक मोटा लड़का आया और दोनों को चिल्लाकर बोला, भागो, वरना तुम्हें शील्ड की तरह यूज करेंगे और तुम मर जाओगे। फांगू का प्लान ऑब्वियस था, देखना कि कौन कॉट होता है ताकि घोस्ट रुक जाए और वो अपनी स्पिरिचुअल पावर इंक्रीज कर सके। लोग डेस्परेटली भागते रहे, तभी अचानक उन्हें 2 रास्तों में से एक चूज करना पड़ा। इससे टीम में डाइवर्जेंस हो गया, क्योंकि सब चाहते थे कि बाकी लोग पहले जाएं और रास्तों को टेस्ट करें। टैंग ने फिर से फांगू से पूछा, अब क्या करें? अगर तुझे आयरन डोर मिला है तो तुझे एग्जिट का रास्ता पता होगा। फांगू को हेल्प करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि सब उसे पुश कर रहे थे और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो मरे। ग्रुप चिल्लाने लगा। उसे जल्दी बोलने को कहा क्योंकि घोस्ट पास आ रहा था। फांगू ने बस इतना कहा, मुझे इसकी परवाह नहीं, और सोचा कि उसके लिए वहां का हर एक इंसान बस एक टूल था। उस मोमेंट में घोस्ट डॉक्टर इनविंसिबल था और उसे बस टाइम बाय करना था। वो नीचे की ओर बढ़ता गया। सही रास्ता? वो सोचता है कि यहाँ से निकलने के लिए उसे कुछ जिंदगियों की बलि देनी होगी। जैसे ही ग्रुप उसे उस रास्ते पर जाते देखता है, सब भागने लगते हैं। पीछे से एक हाथ की आवाज सुनाई देती है। मोटा वाला लड़का सबसे पीछे है और फ्रैंको को अच्छे से पता है कि वो आ चुकी है। छत पर वो हमला करने की तैयारी कर रही है। जैसे ही वो सबको भागते देखती है, वो आखिरी वाले के पास पहुंचती है। जैसे जैसे वो करीब आती है, मोटा लड़का पैनिक में चिल्लाता है, मैं मर नहीं सकता। सामने एक लड़का दिखता है और उसे लगता है कि उसने तेज भागने की इजाजत नहीं थी, तो वो उसका कॉलर पकड़कर पीछे फेंक देता है। गोरा लड़का जमीन पर गिरता है, मोटे लड़के को पुकारता है, लेकिन कुछ पहले ही उसका गला काट चुका है। दीवारें खून से रंग जाती हैं। ये देखकर फ्रैंको सोचता है कि ये लड़का तो भूत से भी गया गुजरा है, जिसने अपनी सैनिटी खो दी, लेकिन अब उसे अपनी स्पिरिचुअलिटी बढ़ानी होगी। ग्रुप पूछता है कि वो क्या करने जा रहा है, और वो फिर से उस भूत का सामना करता है। बीमार दोस्त पास आता है और कहता है, सारा मजा अकेले लेगा, मुझे बुलाए बिना। वो उसकी ठंडी चिकनी त्वचा को देखकर कहता है, ये तो बर्फ जैसी है, जेड की तरह। फ्रैंको सोचता है, अरे ये तो पोएट बन गया। इसकी इस पागलपन को देखकर शायद ये भी स्पिरिचुअल पावर जगा ले और दोनों मिलकर भाग निकलें।
कुछ देर बाद वो फिर से भाग रहे हैं। फ्रैंको पूछता है, तुझे मरने का डर नहीं लगता? हाउ कहता है, मौत का इंतजार करना सीधे मरने से ज्यादा बुरा है। वैसे भी मैं तुझ पर भरोसा करता हूं क्योंकि तू यहाँ है। वे कैंटीन में पहुंचते हैं। सब भूख और प्यास से मर रहे हैं क्योंकि वो कब से भाग रहे हैं। टैंक सब कुछ उठाने लगता है, कहता है कि बाद में बांट देगा। मोटा लड़का पास आता है, थोड़ा शेयर करने को कहता है। तभी एक लड़की चिल्लाती है, मुझे कुछ मिला। फ्रैंको उसे रुकने को कहता है, हिलना मत। वो देखता है कि ये एक दरवाजा है। वो पास जाता है और कहता है, हम बच गए। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, कॉरिडोर के आखिर में एक और दरवाजा दिखता है। फ्रैंको नोटिस करता है कि वहां की रोशनी पहले से ज्यादा दबी हुई है। जैसे ही वो उस दरवाजे के पास पहुंचता है, फ्रैंको कहता है, ये ताला नहीं लगा है। वो खोलते हैं, लेकिन ये तो बस एक यूटिलिटी रूम है। ये उस रास्ते का अंत था जो उन्होंने चुना था। अब समस्या ये है कि वापस जाने के लिए उन्हें किसी के मरने का इंतजार करना होगा, जो उस डॉक्टर भूत को डिस्ट्रैक्ट करे। प्रोटैगनिस्ट भूत की तलाश में वापस जाने लगता है, जबकि बाकी सब उसे गलत रास्ता चुनने के लिए कोसते हैं। जाहिर है ये उसे पसंद नहीं आता, क्योंकि उसने किसी को अपने पीछे आने को नहीं कहा था। हाउ कहता है, सबको वही करना चाहिए जो वो चाहते हैं। फ्रैंको ने किसी को फॉलो करने के लिए मजबूर नहीं किया। मोटा लड़का शिकायत करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लगता है उसने बिना कुछ जाने रास्ता चुना। टैंक सबको शांत करने की कोशिश करता है, कहता है फोकस करो, सर्वाइवल हमारी प्रायोरिटी है। वो कहता है कि उसने ऑब्जर्व किया है कि वो प्राणी एक बार में एक इंसान पर हमला करता है और फिर 2 से 3 मिनट तक रेस्ट करता है। अब चॉइस ये है कि किसी को डिस्ट्रैक्शन के लिए चुनना होगा ताकि बाकी लोग भाग सकें। फ्रैंको को तुरंत समझ आ जाता है कि क्या होने वाला है। टैंग आता है और उसकी छाती पर मारता है, कहता है अगर तू ना होता तो कोई यहाँ ना होता, तो तुझे ही अपनी गलतियों की कीमत चुकानी होगी। हाउ पूछता है, तू क्या कर रहा है? टैंग चिल्लाता है, सब लोग मदद करो। लेकिन फ्रैंको बीच में आता है और टैंग को चोक होल्ड में जकड़ लेता है। उसे खींचते हुए वो मोटे लड़के को मदद के लिए बुलाता है। अब हाउ को भी चोक होल्ड में डालकर जमीन पर गिरा देता है। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। फ्रैंको ने खुद को ग्रुप से बाहर आइसोलेट कर लिया। ग्रुप पूछता है, तू क्या कर रहा है? फ्रैंको कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे लोगों में इतनी इंटरेस्ट होगी। लगता है वो भूतों से भी ज्यादा स्ट्रेंज हैं। वो उनकी इंटरेस्ट के लिए थैंक्स करता है, लेकिन वार्निंग देता है कि अगली बार वो सबको कीमत चुकाएगा। और इसके साथ ही वो फिर से मर जाता है। उसका शरीर जमीन पर गिर जाता है। ग्रुप दरवाजा खोलकर भागने लगता है। हाउ आंखों में आंसू लिए फ्रैंको की मदद के लिए जाता है। टैंक पीछे मुड़कर मुस्कुराता है, लेकिन उसे कुछ डरावना दिखता है। मरा हुआ फ्रैंको भी मुस्कुरा रहा था और कहता है, बस थोड़ा और इंतजार करो। उस पल में जब उसने सिलिकॉन की वार्निंग दी थी, वो बाहर भागा, लेकिन इस बार एक मकाब्र मुस्कान के साथ। लड़के सीढ़ियों से भाग रहे थे, सोच रहे थे कि भूत आ रहा है। एक बार फिर वो सामने गिर पड़ता है। सबको इग्नोर करते हुए वो भागने लगता है। वो सीढ़ियां उतरते हुए गिनती करता है। ग्रुप फिर से एक प्रॉब्लम में फंस गया। वो चक्कर काट रहे थे। वो दरवाजे तक पहुंचता है और बिना डर के उसे खोल देता है। कोई नहीं समझ पाता कि उसने इतनी जल्दी दरवाजा कैसे ढूंढ लिया। टैंक पूछता है, क्या तूने अपनी स्पिरिचुअल पावर जगा ली? लेकिन वो उसे इग्नोर करता है और वार्निंग देता है, तुम्हारे पास 1 मिनट है, इससे पहले कि भूत आए। ये देखकर टैंग मुस्कुराता है, कहता है, लगता है तूने सचमुच अपनी पावर्स जगा ली। अगर तू मुझे भागने में मदद करेगा, मैं तुझे 5 मिलियन दूंगा। लेकिन फ्रैंकुल बस मुस्कुराता है, कहता है, जल्दी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पहले कुछ सॉल्व करना है। टैंग कुछ पूछने वाला था, तभी फ्रैंको उसे घुटने से मारता है। बेचारा टैंग कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ता है। फ्रैंको कहता है, उस 5 मिलियन को इस दर्द का इलाज करने में यूज कर। टैंक कहता है, मैं और भी पे कर सकता हूं, बस मांग। लेकिन अब प्रोटैगनिस्ट ठंडा हो चुका था। बाकी का ग्रुप उसे गालियां देने लगता है, कहता है कि वो इतना गंदा कैसे हो सकता है। लेकिन फ्रैंको वार्निंग देता है, भूत की स्पीड से बचना इम्पॉसिबल है, लेकिन टैंक जमीन पर है तो सब बच गए। ग्रुप इस नोशन ऑफ बीइंग सेव्ड को लेकर कंफ्यूज था, तभी अचानक एक और किक पड़ी और अब मोटा लड़का जमीन पर तड़प रहा था। फ्रैंको कहता है, इसे तो कब का मर जाना चाहिए था। हाउ और बाकी ग्रुप पूछते हैं, क्या तू पागल हो गया है? क्या तू सबके साथ ऐसा करेगा? फ्रैंको कहता है, नहीं, क्योंकि मुझे कम से कम एक इंसान तो चाहिए। हाउ कहता है, ये अच्छा प्लान है। लेकिन ग्रुप शक करने लगता है, क्योंकि वो आगे नहीं जा रहा था। फ्रैंको कहता है, मैं बस यहाँ रुककर कुछ थाइस टच करूंगा। ग्रुप कंफ्यूज हो जाता है और साइकोपैथ्स दोस्त कहता है, ये डेफिनेटली यहीं रहना चाहता है। तभी डॉक्टर भूत फिर से आता है। जैसे ही ग्रुप उसे देखता है, वो फिर से भागने लगते हैं, लेकिन वो दीवार के पीछे रुककर देखते हैं कि क्या होगा। प्रोटैगनिस्ट उस मॉन्स्टर को करीब आते देखता है। जमीन पर टैंक बचाने की भीख मांगता है, लेकिन उसे जल्द ही समझ आता है कि उसकी पैंट गीली हो चुकी है। फ्रैंको की केक ने इंटरनल ब्लीडिंग शुरू कर दी थी। वो फ्रैंको का पैर पकड़कर कहता है, हम दोनों साथ मरेंगे। लेकिन फ्रैंको उसके हाथ पर पैर रखता है और कहता है, चिंता मत कर, मैं यहीं तेरे पास खड़ा रहूंगा, तुझे मरते हुए देखता हूं। मॉन्स्टर उसका गला पकड़ता है और बस वो लड़का गया। फ्रैंको के चेहरे पर खून छलकता है, जिसे वो चाट भी लेता है। ये लड़का सचमुच पागल था। वो कहता है, बदले का स्वाद इतना बुरा नहीं है। लेकिन तभी उसे अपने दिल में कुछ महसूस होता है। वो सोचता है, मेरा सीना इतनी तेजी से कैसे धड़क सकता है? अचानक उसे अपनी पत्नी की आवाज सुनाई देती है, जो उसे पुकार रही है। वो सोचता है, कितना मजेदार होगा उसे भी ऐसे टुकड़ों में देखना।
वो भूत की तरफ बढ़ने लगता है। ग्रुप सोचता है क्या ये सचमुच उसका प्लान था। वो हाउ को देखता है और याद करता है कि अपनी मौत के वक्त उसने उसे पुकारा था। इसके साथ वो अपने दोस्त को ज्वाइन करने के लिए बुलाता है, लेकिन हाउ को ये आइडिया पसंद नहीं आता। सब उसे भूत कहते हैं। उस पल फ्रैंको को एहसास होता है कि 20 बार मरने और इतना पागलपन देखने के बाद अब उसमें कोई इमोशनल फ्लक्चुएशंस नहीं बचे। उसकी ह्यूमैनिटी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। उस पल वो और जिया हाउ पूरी तरह अलग थे, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसने अपने दोस्त को फोर्स नहीं किया। लेकिन अचानक जिया कहता है, इस कंपनी में तू ही एकमात्र इंसान है जिस पर मैं भरोसा करता हूँ। तू मेरा एकमात्र सच्चा दोस्त है। मैं तेरे प्लान पर भरोसा करूंगा। वो कहता है, तू उस खून से भरे चेहरे के साथ डरावना लग रहा है। लेकिन जल्दी ही वो शर्माते हुए पास आता है ताकि और स्पिरिचुअल पावर जब वे एक्टिवेट कर मस्ती सके। कर रहे थे, हाव ने पूछा, यार तूने उन दो को क्यों अटैक किया? फांगू ने जवाब दिया, भूत की स्पीड को देखते हुए भागना तो इम्पॉसिबल था। जैसे ही वो नजदीक आई, वो दो जो हायर पोजीशन पर थे बाकियों को डिस्कार्ड कर देते। तभी अचानक उसे कुछ महसूस हुआ। उसने हाव से पूछा, क्या तुझे भी वो ठंडक महसूस हो रही है जो मेरे शरीर के पास आ रही है? हाव ने कहा, नहीं यार, मैं तो नॉर्मल हूं। लेकिन फांगो को यकीन हो गया कि ये कोई भ्रम नहीं था। जो वो महसूस कर रहा था वो उस भूत की पावर का असर था। उसने गौर किया कि कनेक्शन बहुत कमजोर था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये अब क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंच रहा था। शायद ये स्पिरिचुअल पावर हासिल करने का पहला संकेत था। अब हाउ को अचानक मोटिवेशन मिल गया। वो उस ठंडी जगह को ढूंढना चाहता था, लेकिन तभी उसने चेतावनी दी, यार हमें भागना चाहिए। फांगू ने कहा, कोई टेंशन नहीं, वो चब्बी वाला लड़का पास में ही लेटा है। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो रियली गुड न्यूज है। लेकिन उसने पूछा, यार स्पिरिचुअलिटी जागने का फील कैसा होता है? मुझे तो कुछ महसूस नहीं हो रहा। फांगू ने समझाया, शायद तुझे लाइफ और डेथ की सिचुएशन की कमी है। तेरा मेंटल स्टेट अभी उस जरूरी पॉइंट तक नहीं पहुंचा, इसीलिए तुझे कुछ फील नहीं हो रहा। हाउ को ये बात अजीब लगी। उसने सोचा कि फांगू ने ऐसी सिचुएशन कब फेस की होगी। तभी उसने देखा कि फांगू उस चब्बी लड़के का चेहरा चाट रही थी। उसने कहा, ये तो अच्छा है, क्योंकि अब हमें करीब 5 मिनट मिलेंगे। हमें इस टाइम का पूरा यूज करना होगा, जितना हो सके अब्जॉर्ब करना होगा। और उसी के साथ वो ठंडी एनर्जी फांगू के शरीर में घुसने लगी। उसने कोशिश की कि वो समझे कि ये एनर्जी कहाँ जा रही थी। जल्द ही उसे लगा कि ये उसके दिमाग और दिल की तरफ जा रही थी। अब वो दोनों बर्फ के टुकड़ों में बदल रहे थे। एक ठंडी ब्लेड ने उसके पूरे शरीर को काट डाला, और जैसे ही वो चकनाचूर हुआ, उसके सीने में एक रोशनी दिखी। एक चमक जो इकट्ठा होकर एक लाल गोले में बदल गई। जैसे ही फांगू को होश आया, उसने महसूस किया कि उसकी पांचों इंद्रियां तेज हो गई थीं। उसकी सोचने की स्पीड और शरीर पर कंट्रोल भी बढ़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया के और हिस्से अब उसके लिए उपलब्ध हो गए हों। लेकिन उसे यह भी समझ आया कि उसने अपनी स्पिरिचुअल कैपेसिटी का सिर्फ 1% से भी कम जागृत किया था। उसकी एबिलिटी उसकी इच्छा से जुड़ी हुई थी। उसने सोचा, ये क्या है? तभी उसे अपने दिल में एक झटका लगा। वो तड़प उठा और सोचने लगा कि क्या उसकी एबिलिटी दर्द पैदा करना थी। मौतों की उस सीक्वेंस ने उसकी सबसे बड़ी इच्छा को जगा दिया था। वो सेंसेशन को वापस लाना चाहता था, चाहे वो नेगेटिव इमोशंस हों, माइंड डिस्टॉर्शंस हों या फिर दर्द। वो अपने दुश्मनों को ये सब फील करा सकता था। अचानक वो मुस्कुराया और जोर जोर से हंसने लगा। अब मैं इनक्रेडिबल हूं यार, इस एबिलिटी के साथ। हाओ ने देखा कि वो पागलपन की हद तक जा रहा था। उसने पूछा, क्या ये काम कर गया? फैंगू ने निष्कर्ष निकाला कि उसे उसके लिए सबसे बेस्ट एबिलिटी मिली थी। अपनी प्यारी पत्नी को याद करते हुए वो एक ट्रांस में चला गया। हाउ ने उसे पुकारा, यार 2 मिनट बीत चुके हैं। लेकिन फैंगू ने बस इतना कहा, हट जा, मैं अपनी पावर टेस्ट करने वाला हूं। हाउ पीछे हट गया और बोला, लगता है काम कर गया, ये बहुत अच्छा है। फांगू ने उस भूत डॉक्टर की तरफ फोकस किया, अपनी पावर को अपनी हथेली में कॉन्सेंट्रेट करते हुए। उसे पता था कि इसमें वो सब कुछ था जो उसने उन दिनों में एक्सपीरियंस किया था। उसे ये भी पता था कि जितनी बार वो मरेगा, उतना ज्यादा दर्द वो इकट्ठा करेगा और उतना ही स्ट्रांग हो जाएगा, बशर्ते उसे रिवाइव किया जाता रहे। उसने भूत के चेहरे पर एक मुक्का जड़ा और कहा, मैं चाहता हूं कि तू इस मास्टरपीस को फील करे। मुक्का सीधे उस पर लगा, लेकिन पावर जैसे बिखर गई। भूत पीछे उछली और उसका स्कैल्पल गिर गया। वो फर्श पर रोने लगी, लेकिन फांगू को तुरंत समझ आ गया कि उसका मुक्का बहुत मामूली था। उसकी थोड़ी सी स्पिरिचुअल पावर अब खत्म हो चुकी थी। उस मुक्के ने भूत को चोट तो पहुंचाई, लेकिन उसे वो दर्द फील नहीं हुआ जो फांगू ने किया था। जब वो ये सोच रहा था, हाओ ने कहा, शायद अब भागने का टाइम है, या फिर हम फिर से टचिंग शुरू कर सकते हैं। फांगू ने सोचा कि शायद इस एनर्जी को हथियारों में डालना बेस्ट होगा। और हथियार की बात करें तो जमीन पर एक स्कैल्पल पड़ा था जिसे वो यूज कर सकता था। वो उसे उठाने के लिए झुका, लेकिन तुरंत एक एनर्जी फील की। वो ब्लेड उठाना इम्पॉसिबल लग रहा था। उसकी पावर ने तुरंत फांगू के दिल पर अटैक किया। वो देख सकता था कि उस हथियार का कितनी बार यूज हुआ था और उसने कितना दर्द अब्जॉर्ब किया था।
इतना रिजेंटमेंट के साथ उसने सोचा कि क्या वो इसका यूज उस डॉक्टर को खत्म करने के लिए कर सकता है। उसने हाउ से कहा, हट जाओ। जैसे ही हाउ हटा, फांगू ने डॉक्टर की गर्दन के पीछे अटैक किया, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। हाउ ने अपनी शर्ट निकाली और कहा, यार इसने तो एक खरोंच भी नहीं छोड़ी, हम इसे ऐसे कैसे मारेंगे। उसका दोस्त उसकी पीठ थपथपाता रहा। फैंगू ने निष्कर्ष निकाला कि बिना स्पिरिचुअल पावर के ये काम नहीं करेगा। उस पल उसे समझ आया कि बदला अभी पॉसिबल नहीं था। वो भूत उठ रही थी और फांगू ने हाउ को ड्राइव करते हुए कहा, अब भागने का टाइम है। जैसे ही मॉन्स्टर उठी, उसने पूछा, वो स्कैल्पल कहाँ है। हाव के साथ चलते हुए फांगू ने अपनी तेज इंद्रियों से किसी की प्रेजेंस महसूस की। वो दूसरों की मौजूदगी को सेंस कर सकता था। हाव ने पूछा, यार हम कहाँ जा रहे हैं। तभी वो दो लोग जो छिपे हुए थे बाहर आए। हाव ने उन्हें कायर कहा, भाग गए थे और अब हेल्प मांगने आए हो। लेकिन फांगू ने कहा, सिर्फ एक सोल्यूशन है, हमें चारों दरवाजों में से एक एक करके ट्राई करना होगा। सब डरे हुए थे। एक लड़के ने कहा, एक मॉन्स्टर हमारे पीछे है, हमारे पास सिर्फ एक दरवाजे को ट्राई करने का टाइम है। फांगू ने उनकी बात इग्नोर की और आगे बढ़ गया, कहते हुए, मैं किसी को फॉलो करने के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूं। तभी पीछे से आवाज आई। उन्हें पता था कि वो भूत नजदीक आ रही थी। फांगू ने समझा कि स्काल्पल चुराने से वो भूत का बिहेवियर बदल जाएगा। उसने एक दरवाजा खोला और सबको चिल्लाकर कहा, भागो। वे सीढ़ियां चढ़ने लगे डेस्परेशन में। जैसे ही उन्होंने दरवाजा बंद किया, वो पीछे से टूट गया। भूत एक डरावने चेहरे के साथ कॉरिडोर में चढ़ने लगी। उसने कहा, वो स्कैल्पल वापस दे। उसने सीढ़ियों पर मौजूद बाकियों को इग्नोर किया और सीधे फांगू के सामने आकर कहने लगी, स्कैल्पल दे। फांगू ने जब वो अटैक करने आई तो खुद को डिफेंड किया, लेकिन तभी उसने अपना मुंह खोला और उसकी गर्दन की तरफ बढ़ी। ईस्ट गेट पर वो मर गए। फिर वे दूसरे रूम में गए। इस बार उसने चबी लड़के को दूसरी जगह कॉलर किया। एक बार फिर उसने स्कैल्पल चुराया और दूसरी दिशा में भागा। मुस्कुराते हुए वो नॉर्थ गेट की तरफ दौड़े और लिफ्ट तक पहुंचे। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, मॉन्स्टर ने दरवाजा खोला और उसे भी खत्म कर दिया। फिर उसने साउथ गेट ट्राई किया, लेकिन एक बार फिर वो उस मलिशियस और फ्लेक्सिबल भूत के हाथों पकड़ा गया। सचमुच क्रूर थी। जब वो मर गया, उसने आखिरी दरवाजा ट्राई किया। वो ये मानने को तैयार नहीं था कि स्कैल्पल चुराने से वो हर बार मरेगा। भले ही वो भूत बहुत तेज थी, फिर भी उसके पास रिवाइव का ऑप्शन था, जिससे वो हर बार रास्ता बदल सकता था। एक तरह से ऐसा लग रहा था जैसे वो फ्यूचर देख सकता हो। उसे पता था कि बाईं तरफ एक सेफ पैसेज है, लेकिन फिर भी कुछ उसकी गर्दन पर आया और एक बार फिर वो मर गया। ये पहले से ही कई बार हो चुका था और अब उसे यकीन था कि वो कर सकता है। उसने सबको उसी दिशा में गाइड किया। भूत सबके पीछे दिखाई दी और सीधे फांगो की तरफ बढ़ी। उस पल हाउ ने मुड़कर कहा, संभल के यार। जैसे ही वो उसके चेहरे पर वार करने वाली थी, फांगू ने साइड में हटकर उसे मिस करा दिया और डॉक्टर के सामने खड़ा हो गया। वो भूत कंफ्यूज थी कि उसने कैसे डॉज किया। हाउ को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने ऐसा कर दिखाया। पागलों की तरह मुस्कुराते हुए फांगू ने फिर से फ्लश किया। उसने एक और हिट करने की कोशिश की और वो झुककर बच गया। कई मौतों के बाद उसने उसके अटैक पैटर्न सीख लिए थे। इसके अलावा दर्द उसके शरीर को और मजबूत कर रहा था और उसकी स्पिरिचुअल पावर बढ़ रही थी। हाउ उसकी मूवमेंट्स प्रेडिक्ट करने की एबिलिटी से इंप्रेस था। भूत को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो उछलने और काटने की तैयारी करने लगी, लेकिन फांगू को यकीन था कि अब वो उसका पूरा ट्रैजेक्टरी जानता था। जैसे ही वो फिर से उस पर आई, फांगू ने साइड में रोल किया और फिर से डॉज कर लिया। भूत अब पागल हो रही थी, चिल्लाते हुए, मर जाए अब। ग्रुप को यकीन नहीं हो रहा था कि वो उससे बच रहा था। हाउ सोच रहा था, यही है एक स्पिरिचुअल वो मास्टर दरवाजे की की ओर पावर। बढ़ा और एक बार फिर उसने निकास देखा। उसे यकीन था कि अब वे बच निकलेंगे। लेकिन अजीब बात, भूतनी उसके सामने रुक गई। वो कंफ्यूज हो गया। भूतनी ने कांपते हुए उसे जाने से मना किया। फेंगयू को यह सब बहुत अजीब लगा। वो भूतनी डरी हुई लग रही थी। इसके बाद वो भाग गई और बेचारे हाउ पर एक सटीक हमला कर दिया। बेचारा हाउ पीछे लड़खड़ा गया, सोचते हुए कि ये ठंडी चीज क्या थी। वो दौड़कर थानू के पास गया और पूछा, क्या हुआ। थानू ने कहा कि सब कुछ नॉर्मल था और लॉजिक के हिसाब से यही रास्ता बचने का था। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि डॉक्टर भूतनी भी उस जगह को देखकर भाग गई थी। इसका मतलब था कि शायद ये निकास नहीं, बल्कि कुछ इतना डरावना था कि वो भी डर गई थी। उसे समझ आया कि ये एक गहरे गड्ढे का मुंह था। ग्रुप बार बार पूछ रहा था कि वो भाग क्यों नहीं रहा। वो बैठ गया और बोला, थोड़ा रेस्ट करना अच्छा है। थोड़ा सोचने के बाद उसे एक आइडिया आया। उसने सबको उठने को कहा। एक बार फिर वे उस हॉस्पिटल के कॉरिडोर में चलने लगे। वो धीरे धीरे उस मेटल डोर के पास पहुंचा, सोचते हुए कि क्या बाहर वाकई कोई बड़ा खतरा है। जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, हाउ ने पूछा, क्या ये रिस्की नहीं होगा। उसने कहा, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हमें अंधेरे में जाना ही होगा। वहां अंधेरा इतना घना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जगह इतनी साइलेंट थी कि वो अपनी सांसों की आवाज सुन सकता था। अंधेरे ने उस रास्ते को निगल लिया था जहां से वो आया था। अब आगे बढ़ने के सिवा कोई चारा नहीं था। वो आगे बढ़ता गया और बढ़ता गया। ऐसा लग रहा था मानो समय का एहसास ही गायब हो गया हो।
रास्ता जैसे कभी खत्म ही नहीं होने वाला था। अनंत काल तक चलने के बाद उसने आंखें खोली और पाया कि वो अकेडमी के प्रवेश द्वार के सामने खड़ा है। उसे हैरानी हुई कि क्या वो वाकई बच निकला था। सब लोग दौड़ते हुए आगे निकल गए। हाउ ने सेलिब्रेट किया कि आखिरकार वे बच निकले। वो लड़का वहां से जल्दी निकलना चाहता था। हाउ ने फेंग्यू को पुकारा, भाग फेंग्यू भाग। लेकिन फेंग्यू को कुछ अजीब लगा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे याद आया कि सिर्फ स्कूल दिखाई दे रहा था, हॉस्पिटल गायब हो चुका था। हाउ ने कहा कि वो बस घर जाकर रेस्ट करना चाहता है क्योंकि दिन बहुत थकाने वाला था। तभी फेंग्यू ने कुछ नोटिस किया। वो इधर उधर दौड़ने लगा, चिल्लाते हुए कि सब कुछ गायब हो गया, शहर में कोई भूत नहीं था। वो ये मान नहीं पा रहा था कि वो बिना किसी कारण के बच निकला। हॉस्पिटल का गायब होना वो स्वीकार कर सकता था, लेकिन सारे भूतों का गायब होना नहीं। हाउ अपनी पत्नी से बदला लेना चाहता था। वो एक कार के सामने खड़ा हो गया, चिल्लाते हुए कि उसकी पत्नी को उसके हाथों मरना होगा, इसलिए उसे घर जाना था। लेकिन ड्राइवर ने ब्रेक मारा और अब वो पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ बड़बड़ा रहा था कि वो ऐसे गायब नहीं हो सकती। वो नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी ऐसे विलुप्त हो जाए। जैसे ही टैक्सी रुकी, वो बेतहाशा घर की ओर दौड़ा। ड्राइवर चिल्लाया कि उसने पैसे नहीं दिए, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वो सीढ़ियां चढ़ता हुआ चिल्लाया, ये दुनिया गायब नहीं हो सकती। वो अपने घर में घुसा, चीखते हुए, वो मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकती। लेकिन जगह बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। सारे कमरे चेक करने के बाद वो फर्श पर गिर पड़ा, कहते हुए कि उसने मुझे 18 बार मारा, मैं उसके बिना बाकी जिंदगी कैसे जिएगा। सारी तकलीफ जो उसने भूतनी डॉक्टर के हाथों सही थी, वो बदला लेने के लिए थी। उसने गुस्सा और दर्द इकट्ठा किया था ताकि भूतों को खत्म कर सके, लेकिन अब वे सब गायब थे। बिस्तर पर लेटे हुए वो सोच रहा था कि इस सारे गुस्से को वो कहाँ ले जाएगा। अब बिना किसी फीलिंग की जिंदगी का मतलब क्या था। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया जिसमें लिखा था कि न्यूज़ चेक करो, बाऊ अकेडमी जल रही थी। उसने तुरंत न्यूज़ देखी, जिसमें बताया गया कि पूरी बिल्डिंग आग की चपेट में थी। 11 से ज्यादा लोग मर चुके थे, जिनमें कुछ बॉस भी शामिल थे। साइकोपैथ फेंग्यू हंसने लगा क्योंकि मैसेज में लिखा था कि उसकी बॉडी भी मरी हुई मिली थी। वो एक्साइटेड हो गया सोचते हुए कि शायद रहस्यमय चीजें खत्म नहीं हुई थी, वो बस उसके साथ हाइड एंड सीक खेलना चाहते थे। अब उसे यकीन था कि वो अपनी पत्नी को फिर से देख सकता है। उसके फोन पर बॉस के ढेर सारे मैसेज आ रहे थे, जिसमें उसे वर्क पर आने को कहा जा रहा था। वो हंसा क्योंकि ये आदमी मर चुका था। कितना आयरॉनिक था कि मरने के बाद भी बॉस उसे वर्क के लिए ऑर्डर दे रहा था। अचानक फोन पर एक खूनी मैसेज आया, जिसमें लिखा था, मैं चुप हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे नहीं पता। फोन से एक एनर्जी निकली और एक आंख बनी जिसने कहा कि उसने उसे देख लिया है और उसे फॉलो करने का ऑर्डर दिया। फेंग्यू ने शांति से उस आंख को पकड़ा और कहा, फोन को पसेस मत करो, मेरे पास सिर्फ एक ही है। इसी के साथ वो भ्रम गायब हो गया, लेकिन वो उत्सुक था कि अगला मिस्ट्री क्या होगा। अब वो अकेडमी के सामने खड़ा था जो पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। उसने जली हुई हर चीज की गंध सूंघी और सोचा कि ये बहुत रियल लग रहा है। अचानक उसने फी को वहां खड़े देखा, जो बहुत एक्साइटेड थी। वो उससे बात करने आई और बोली, आज तुम जल्दी आ गए। उसने उसके कंधों को छुआ और पूछा, क्या तुम रियल हो? उसने कहा, तुम बहुत बोल्ड हो रहे हो। लेकिन अचानक उसने उसे खींचा और कहा, मुझे अच्छे से पता है कि सब कुछ कैसे हुआ। वो सीढ़ियां चढ़ने जा रहा था तभी हाउ आया और पूछा, क्या तुम्हें वर्क के लिए फोर्स किया गया? उसने कहा, मुझे तो वाकई बहुत मजा आ रहा है, और पूछा, बॉस देहाई कहाँ है? हाउ ने इशारा किया और कहा कि वो कमरे के पीछे है। अजीब बात थी कि कंपनी हमेशा की तरह बिजी थी। फेंग्यू सोचने लगा कि क्या जो उसने देखा वो झूठ है और ये असल में रियलिटी है। जब उसने बॉस को ढूंढा तो उसे डांट पड़ी। बॉस ने पूछा, तुमने ग्रुप में मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? फेंग्यू ने इसे इग्नोर किया और पूछा, मुझे मेरे कमीशन कब मिलेंगे? देहाई ने कहा, तुम्हें देर से आने की हिम्मत है और कमीशन की बात करते हो? फेंग्यू ने शिकायत की कि मरने के बाद भी देहाई कितना घिनौना है। बॉस ने उस पर उंगली उठाई और पूछा, मरने की बात क्या कर रहा है? ठीक से बोल, मैं जिंदा हूं। लेकिन अचानक फेंग्यू ने भूतनी डॉक्टर के हथियार से उसे खत्म कर दिया। बॉस कराते हुए जमीन पर गिर पड़ा। फेंग्यू मुस्कुराया और बोला, लगता है अब तुम जिंदा नहीं हो। ऑफिस में सब लोग खड़े हो गए और उसे घूरने लगे। फेंग्यू हाउ के पास गया, उसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा, क्या हुआ? अचानक हाउ का शरीर फूलने लगा और ट्रांसफॉर्म होने लगा। फेंग्यू को एहसास हुआ कि सभी के शरीर शापित हैं। उसने एक एक करके सबको खत्म करना शुरू कर दिया। जब वो खत्म कर चुका था तो उसने पूछा, जिसने भी ये किया, क्या तुम्हें मजा आ गया?